चलिए शुरू करते हैं प्रमुख भारतीय त्योहारों से। ठीक है, तो सबसे पहले है डोल उत्सव। इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? स्रोत के अनुसार डोल उत्सव ये मुख्य रूप से असम में मनाया जाता है। अच्छा, इसका एक और नाम रंगों का त्योहार भी है। ठीक है। अब विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहारों की सूची देखते हैं। मणिपुर से शुरू करते हैं। हाँ, तो मणिपुर के प्रमुख त्योहार हैं योशांग और चेरी ब्लॉसम। योशांग और चेरी ब्लॉसम। जी, इसके बाद असम के त्योहार हैं जोनबील, हत्ती गबरा, रजनी गबरा, बैशागु, बैखो। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, काफी लंबी है। भूतालिंगांग, अंबुवाची, रोकेर, पराग और भोगा, ये सब असम के हैं। ठीक है। सूची में अगला राज्य मिजोरम है। मिजोरम के त्योहार हैं एंथुरियम और कूट। एंथुरियम और कूट। और फिर नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्नबिल। ये तो काफी मशहूर है। हाँ, हॉर्नबिल के बारे में तो सुना है। अच्छा, त्रिपुरा और सिक्किम के बारे में क्या बताया गया है? त्रिपुरा के त्योहार हैं खार्ची पूजा, अशोकाष्टमी, गरिया पूजा, पिलक और उनाकोटी। और सिक्किम के हैं लोसार, लोसुंग, सागा दावा, कार्यवेक और भूमचू संगीत समारोह। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि त्योहारों और उनसे संबंधित राज्यों की सूची बनाकर मिलान करने वाले प्रश्नों का अभ्यास करें, जैसे हॉर्नबिल नागालैंड, लोसर सिक्किम। बिल्कुल सही। मैच द कॉलम वाले सवाल यहाँ से बहुत बनते हैं। अब त्योहारों की सूची में आगे बढ़ते हैं। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। मेघालय के त्योहारों में शामिल है वंगाला, जिसे 100 ड्रमों का त्योहार भी कहते हैं। ओह, 100 ड्रमों का त्योहार। जी, फिर है बिल्दिन खलम, जिसका अर्थ है हैजा भगाना, और रानीकोर और नोंगक्रेम। और अरुणाचल प्रदेश के त्योहार है सुलुंग, ड्री, साकेन, मुरंग, मोपिन, सामान और तमन्ना लाडो। ठीक है, तो त्योहारों के बाद अब वाद्य यंत्रों के प्रकारों पर आते हैं। स्रोत में 4 प्रकार बताए गए हैं। जी, पहला है तत्वाद्य यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे वीणा, सितार, वायलिन, जिनमें तार होते हैं। हाँ। दूसरा है घन वाद्य यानी सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, जैसे मंजीरा, जलतरंग, चिमटा। और बाकी 2 प्रकार? तीसरा है अवनद्ध वाद्य मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट, जिसके उदाहरण है ताल ड्रम, तबला, मृदंगम। और चौथा है सुशीर वाद्य यानी विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे बांसुरी और शहनाई। आगे खोलमा थोईबी प्रदर्शन कला का उल्लेख है। ये क्या है? हाँ, ये मणिपुर का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। अच्छा। और ये संकीर्तन नृत्य और थांगटा से संबंधित है। थांगटा खुद एक मार्शल आर्ट है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि कला रूपों को उनके राज्य और विशेषता के साथ जोड़कर याद करें, जैसे खुम्बा थोईबी का संबंध मणिपुर और थांगटा से है। जी, ये कनेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। अब मार्शल आर्ट के प्रमुख रूपों की बात करते हैं। स्रोत में 4 रूपों का जिक्र है। पहला स्काई, जो जम्मू कश्मीर का है। जेएनके का। दूसरा गटका, जो पंजाब का है। तीसरा मल्लखंभ, जो मध्य प्रदेश का है। और चौथा थांगटा, जो मणिपुर का है। यहाँ एक साइड नोट भी दिया गया है। जी, इसमें बताया गया है कि मार्शल आर्ट की जननी कलारी पयट्टू को माना जाता है, जो केरल से है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हर मार्शल आर्ट के नाम को उसके राज्य के नाम के साथ सीधे याद करें, जैसे गटका पंजाब, थांगटा मणिपुर। हाँ, डायरेक्ट सवाल आते हैं इनसे। अगला विषय है विश्व की प्रमुख प्रतिमाएं। सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये न्यूयॉर्क में स्थित है और इसे 1886 में स्थापित किया गया था। साइड नोट में पेरिस में एफिल टावर और वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस का भी जिक्र है। दूसरी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके वास्तुकार राम सुतार है। आगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का वर्णन है। हाँ, ये हैदराबाद में स्थित है और संत रामानुजाचार्य को समर्पित है। ठीक है, सूची में अगली 3 प्रतिमाएं कौन सी हैं? चौथी है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में है। पांचवी है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो लातूर महाराष्ट्र में है और BR अंबेडकर को समर्पित है। और छठी है स्टैचू ऑफ पीस, जो पाली राजस्थान में है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हर प्रतिमा का नाम, उसका स्थान और वो किसे समर्पित है, इन 3 बिंदुओं को एक साथ याद करें। जी, एक टेबल बनाकर याद करना सबसे अच्छा रहेगा। अब खेल जगत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिएंडर पेस के बारे में जानकारी दी गई है। लिएंडर पेस टेनिस के खिलाड़ी हैं। वो ओलंपिक पदक जीतने वाले
पहले भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। अच्छा, पहले भारतीय और एशियाई। जी, उन्होंने 1996 के एटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उनके ओलंपिक करियर के बारे में और क्या बताया गया है? उन्होंने सर्वाधिक 7 ओलंपिक में भागीदारी की, 1992 से 2016 तक। 7 ओलंपिक? हाँ, और 2024 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप की बात करते हैं। भारत में आयोजित पहली चैंपियनशिप 19वीं विश्व चैंपियनशिप थी, जो 1952 में हुई। और पहली विश्व चैंपियनशिप? पहली विश्व टीटी चैंपियनशिप 1926 में लंदन में हुई थी। साइड नोट में बताया गया है कि 58वीं चैंपियनशिप 2025 में दोहा, कतर में होगी। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों को वर्ष और घटना के साथ जोड़ें, जैसे लिएंडर पेस 1996 अटलांटा ओलंपिक कांस्य पदक। हाँ, ये तरीका सबसे कारगर है। अब आते हैं प्रमुख पुस्तकों और लेखकों पर। सबसे पहले B.R. अम्बेडकर। उनकी प्रमुख पुस्तक है द बुद्धा एंड हिज धम्म, जो 1957 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। उनकी मृत्यु के बाद? जी। उनकी अन्य पुस्तकें हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो 1936 में आए, हु वर द शूद्रास, पार्टीशन फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा, पार्टीशन ऑफ इंडिया और रिडल्स इन हिंदुइज्म। अन्य लेखकों में किनका नाम है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल और R.C. दत्त की पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का उल्लेख है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि लेखक और उनकी सभी पुस्तकों की एक सूची बनाकर याद करें, खासकर प्रकाशन वर्ष के साथ। हाँ, क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला विषय है स्वराज दल, यानी स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष C.R. दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि 1922 का गया अधिवेशन था। इसके अन्य सदस्य और महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? अन्य सदस्यों में आयंगर और विट्ठल भाई पटेल का नाम है। पहला ऑफिस प्रयागराज में था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये भी बताया गया है कि राजगोपालाचारी इस दल से संबंधित नहीं थे। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि इस संगठन का नाम, स्थापना वर्ष, संस्थापक और उससे जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति या घटना को एक साथ याद करें। जी, जैसे स्वराज दल 1923, C.R. दास मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल का अध्यक्ष बनना। अब भारत में मजदूर संघों की बात करते हैं। भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 में B.P. वाडिया द्वारा की गई। संघ का नाम? संघ का नाम था मद्रास लेबर संघ। साइड में कुछ और संघों के बारे में भी जानकारी है? जी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी AITUC की स्थापना 1920 में हुई। संस्थापक अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन? उसकी स्थापना 1929 में हुई और संस्थापक V.V. गिरी थे। इसके बाद HRA और HSRA जैसे क्रांतिकारी संगठनों का जिक्र है। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई। संस्थापक सदस्य? संस्थापक सदस्य थे रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल। काकू रिएक्शन के बारे में क्या बताया गया? ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें शामिल 4 लोगों को फांसी हुई: अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल। और HSRA क्या है? HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये HRA का ही परिवर्तित रूप था। अच्छा। इसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई। इसके नाम में S यानी सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि HRA और HSRA के बीच के अंतर को समझें। स्थापना वर्ष, स्थान और नाम में सोशलिस्ट शब्द का जुड़ना। हाँ, ये S का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अगला संगठन है अनुशीलन समिति। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना मार्च 1902 में P. मित्रा और बारेंद्र कुमार घोष द्वारा की गई। और ढाका अनुशीलन समिति? नवंबर 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिनदास ने की। अब शासन प्रणाली पर आते हैं। पहला पद है राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जिसका अर्थ है कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं
और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहाँ एक साइड नोट भी है। जी, उसमें बताया गया है कि 7वें संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वो विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और विधानसभा में बहुमत का नेता होता है? बिल्कुल। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य से संबंधित है और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना देने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जुड़े अनुच्छेदों को सीधे याद करें, जैसे अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जी, आर्टिकल बेस्ड प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। अब क्षेत्रीय परिषदों पर आते हैं। नई दिल्ली है और सदस्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और मध्य क्षेत्रीय परिषद? इसका मुख्यालय प्रयागराज है और सदस्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी परिषदों के बारे में बताएं। पूर्वी परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। सदस्य हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है। पश्चिमी परिषद का मुख्यालय मुंबई है। सदस्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा। और दक्षिणी परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। एक पूर्वोत्तर परिषद भी है। जी, इसकी स्थापना 1971 में हुई, जिसे 2002 में संशोधित किया गया। इसके सदस्य 7 सिस्टर राज्य और सिक्किम है। मुख्यालय? इसका मुख्यालय शिलोंग है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हर क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय को नक्शे पर देखकर याद करें। ये बहुत आसान हो जाता है। हाँ, मैप से याद करना सबसे अच्छा तरीका है। अब संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधानों को देखते हैं। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, 371A नागालैंड के लिए, 371B असम के लिए और 371C मणिपुर के लिए है। आगे की सूची क्या है? 371D और E आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है, 371F सिक्किम के लिए, 371G मिजोरम के लिए, 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371I गोवा के लिए और 371J कर्नाटक के लिए है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए 371 के प्रावधानों को एक क्रम में याद करने की कोशिश करें, जैसे A से H तक। जी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करना आसान रहता है। अब भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों पर चर्चा करते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और दलहन और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। स्रोत में एक गलत जानकारी का भी जिक्र है। हाँ, बताया गया है कि एक प्रश्न में केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान का स्थान श्रीनगर दिया गया था, जो गलत है। तो सही स्थान क्या? इसका सही स्थान लखनऊ है। साइड नोट में ये भी है कि शीतोष्ण उद्यान संस्थान श्रीनगर में है। अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सूची भी दी गई है। जी, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। अच्छा। इसके अलावा चावल अनुसंधान कटक में, आलू शिमला में, कपास नागपुर में, अनार सोलापुर में, मूंगफली जूनागढ़ में और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि संस्थान के नाम को उसके काम से जोड़कर स्थान याद करें, जैसे दलहन, कानपुर, वन, देहरादून। ये कनेक्शन बैठाना बहुत जरूरी है। अगला विषय है भारत की कृषि क्रांतियां। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर से है। साइड नोट में पीली क्रांति का भी उल्लेख है। हाँ, जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक सैम पित्रोदा हैं। सूची में और कौन सी क्रांतियां हैं? लाल क्रांति मांस और टमाटर से जुड़ी है, जिसके जनक विशाल तिवारी हैं। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है, जिसके जनक दुर्गेश पटेल हैं। और जेनेटिक क्रांति? वो नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली से जुड़ी है। और रजत क्रांति अंडा और मुर्गी उत्पादन से। और अंतिम 3? ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से और काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि क्रांति के रंग को उत्पाद से जोड़ें, जैसे लाल टमाटर, गोल आलू, काली पेट्रोलियम। बिल्कुल, रंगों से याद रखना सबसे आसान है। अब पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं को देखते हैं।
वन महोत्सव 1950 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में और हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई। अन्य परियोजनाओं की सूची भी है। जी, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, वन्यजीव संरक्षण 1972, लाल पांडा 1990, सिंह 2006 और हिम तेंदुआ 2009 और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021। इसके बाद भारत के प्रमुख हिल स्टेशन दिए गए हैं। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन असम में है, मसूरी, लैंसडाउन और रानीखेत उत्तराखंड में है, ठीक है। ऊटी तमिलनाडु में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, शिमला, डलहौजी, कसौल और मनाली हिमाचल प्रदेश में है और चिखलदरा महाराष्ट्र में है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पर्यावरण परियोजनाओं को उनके शुरू होने के वर्ष के अनुसार क्रम में याद करें। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब आर्थिक शब्दावली पर आते हैं। पहला है हिंदू वृद्धि दर। यह शब्द राजकृष्ण ने गढ़ा था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि को संदर्भित करता है। अगला है एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका पूरा नाम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को समर्थन देना था। इसकी पहली बैठक 1952 में हुई। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि एनडीसी की स्थापना का वर्ष और इसके अध्यक्ष को मुख्य रूप से याद रखें। हाँ, 1952 और प्रधानमंत्री, ये 2 बातें सबसे जरूरी हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। इसकी लॉन्च तिथि 2 अक्टूबर 2014 है। इसका उद्देश्य संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करना था। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी था। जी, भारत को ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाना, जो 2 अक्टूबर 2019 को किया गया। संबंधित कार्यक्रम कौन से हैं? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो 2021 में शुरू हुआ और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो 1986 का है। अगला विषय है सतत विकास। सतत विकास शब्द 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट से अस्तित्व में आया। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी की कुल संख्या 17 है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि महत्वपूर्ण योजनाओं की लॉन्च तिथि और उनके मुख्य उद्देश्य को एक साथ याद करें, जैसे स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, स्वच्छता। बिल्कुल। अब विज्ञान के विषय पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण में जी का मान। स्रोत बताता है कि जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये किन चीजों पर परिवर्तित होता है? यह ऊंचाई के साथ, पृथ्वी की गहराई में जाने पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर और घूर्णन गति पर निर्भर करता है। अच्छा, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर बताया गया है? द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, जबकि भार जो कि mg के बराबर है, जी के साथ बदलता है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जी के मान को प्रभावित करने वाले और न करने वाले कारकों की अलग-अलग सूची बना लें। हाँ, एक यस और नो वाली लिस्ट। अब रासायनिक प्रक्रियाओं को देखते हैं। अपचयन, ऑक्सीकरण और रीडॉक्स। अपचयन का अर्थ है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि। और ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन ग्रहण करना, हाइड्रोजन त्यागना या इलेक्ट्रॉन में कमी। और रेडॉक्स? रेडॉक्स वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है जी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाओं को एक दूसरे के विपरीत समझकर याद करें। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब जीव विज्ञान में पाचन एंजाइम की बात करते हैं। लार में मौजूद लार एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। और पेप्सिन? लार पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है और लार लाइपेज उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके बाद पित्तरस का वर्णन है। यह यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो डायाफ्राम के नीचे होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी, इसका कार्य है अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना और वसा का पाइसीकरण करना। पीएच मान? इसका पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हर एंजाइम का नाम और उसका कार्य याद करें, जैसे एमाइलेज स्टार्च का पाचन। हाँ, एंजाइम और उसका फंक्शन। अब कुछ समसामयिक विषयों पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। पहली बार करण पुस्तक हॉट लैम्प को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 12 कहानियां हैं। लेखक कौन है? इसके लेखक बालू मुस्ताक हैं।
अंग्रेजी अनुवाद दीपा भारती ने किया है और अवार्ड राशि 52 लाख रुपए है। विमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के बारे में क्या जानकारी है? 2025 की विजेता मुंबई इंडियंस है। 2023 में भी एमआई जीती थी और 2024 में आरसीबी। और फाइनल में? तीनों बार फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स हारी। कुल टीमें 5 हैं। और आईपीएल 2025 के बारे में? यह 18वां संस्करण है। पहला मैच आरसीबी वीएस केकेआर ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ, जिसे केकेआर ने जीता। सबसे महंगे खिलाड़ी? ऋषभ पंत 27 करोड़ एलएसजी। अध्यक्ष जय शाह हैं। सबसे कम उम्र का प्लेयर वैभव सूर्यवंशी है और 35 गेंद में शतक जेक फ्रेजर ने लगाया। अंतिम बिंदु है वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसका प्रकाशन यूएन द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि खेल प्रतियोगिताओं में विजेता, उपविजेता और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स को एक साथ नोट करें। जी, करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत जरूरी है। आज हमने कला और संस्कृति से लेकर इतिहास, संविधान, विज्ञान और हाल की घटनाओं तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। जी, हर बिंदु को परीक्षा के नजरिए से समझने की कोशिश की। हाँ, हमारा उद्देश्य था कि इन नोट्स में दी गई जानकारी को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे याद रखना और समझना आसान हो। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग राज्यों के अपने विशेष त्योहार, मार्शल आर्ट और पहचान हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये सांस्कृतिक विविधताएं एक देश के रूप में हमें कैसे और मजबूत बनाती हैं। और परीक्षा की तैयारी के अलावा इस ज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।